हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पहले भी मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए था और ये जो वीडियो है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो फ्रेंड्स, उसको ना पढ़ करके इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कारोबारी माहौल का अध्ययन नहीं है। ए सामाजिक माहौल, बी आर्थिक माहौल, सी कानूनी माहौल, डी पूंजी उत्पादन अनुपात। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी पूंजी उत्पादन अनुपात, जो है कारोबारी माहौल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को में पेश किया गया था। तो किसमें पेश किया गया था भाई? तो ए है 1963, बी 1973, सी 1953, डी सन 2003। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है फेरा प्रतिनिधित्व करता है, यानी फेरा रिप्रेजेंट करता है किसको? ए इंडस्ट्री यानी उद्योग को, बी छोटे पैमाने को, सी श्रम को, डी मालिक को। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए इंडस्ट्री को, यानी फेरा जो है रिप्रेजेंट करता है वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो ए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, बी विदेशी मुद्रा विनियमन एजेंसी, सी विदेशी मुद्रा प्रतिकारक एजेंट, डी विदेशी विशेषज्ञ विनियमन अधिनियम। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा, फेरा नहीं, फेमा। ठीक है, तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो कह रहा है ए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, बी विदेशी मुद्रा प्रबंधन एजेंसी, सी विदेशी आपातकालीन प्रबंध एजेंट, डी विदेशी मुद्रा प्रबंधन एजेंसी। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि फेमा को किस में पेश किया गया था? तो किस सत्र में पेश किया गया था भाई फेमा को, यानी फेमा इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो ए 1990, बी 1989, सी 1999, डी 1991। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी 1999 में फेमा को पेश किया गया था, यानी फेमा जो है इंट्रोड्यूस हुआ वो 1999 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि भारत सरकार ने फेरा को से बदल दिया। तो किससे बदला, यानी किससे रिप्लेस किया गया फेरा को? तो ए फेमा, बी FRBM में, सी एकाधिकार अधिनियम, डी FRTP। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ए फेमा, फेमा से रिप्लेस किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि पर्यावरण के बुनियादी अध्ययन के लिए ए दीर्घकालीन योजना, बी अधिकतम उत्पादन, सी तकनीकी उन्नयन, डी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है डी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए मैक्रो बल बेकाबू है, बी जनसांख्यिकीय वातावरण एक देश से दूसरे देश में भिन्न नहीं होता है, सी परिस्थितियों पर्यावरण में कच्चे माल की आबादी और विकास दर शामिल है, डी इन सब। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए मैक्रो बल बेकाबू है, ये कथन जो है सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ए है पूंजी की कमी, बी पिछड़ी प्रौद्योगिकी, सी कम उत्पादकता, डी कुशल श्रम की कमी। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है ए पूंजी की कमी। ठीक है, भारत में धीमी वृद्धि आर्थिक वृद्धि का कारण है पूंजी की कमी। लोगों के पास पूंजी नहीं होने की वजह से जो है आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है अंकटाड ने किस वर्ष में जन्म लिया। अंकटाड ने किस वर्ष में जन्म लिया। तो ए है 1988, बी 1964, सी 1956, डी 1960। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है बी 1964। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहां स्थित है। ए नीदरलैंड, बी लंदन, सी जेनेवा, डी टोक्यो। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है सी जेनेवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एमआरटीपी अधिनियम पारित किया गया था। तो ए 1947, बी 1995, सी 1969, डी सन 2002। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी सन 1969 में एमआरटीपी एक्ट पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ताकत और कमजोरी के रूप में संबंधित है। ताकत और कमजोरी के रूप में संबंधित है। ए आंतरिक पर्यावरण, बी बाहरी वातावरण, सी बड़ा वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन हुआ है ए इंटरनल इन्वायरमेंट यानी आंतरिक वातावरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, करें स्वाट विश्लेषण में बाहरी कारक क्या है। तो ए ताकत और कमजोरी, बी शक्ति और विश्वास, सी अवसर और धमकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी अवसर और धमकी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा सतत विकास का अर्थ है। ए लगातार आर्थिक प्रदर्शन, बी सामाजिक समस्याओं पर ध्यान, सी प्रकृति को के साथ सामंजस्य, और डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कौन से पर्यावरणीय कारक मूल्यों को नियंत्रित करते हैं, समाज के परंपरा और रीति रिवाजों को भी नियंत्रित करते हैं। तो ए राजनैतिक और वैधानिक कारक, बी प्रौद्योगिकी कारक, सी आर्थिक कारक, डी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है पर्यावरण विश्लेषण में पीईएसटी ढांचे में ई अक्षर का अर्थ है। तो ए है इकोलॉजिकल, बी इकोनॉमिक, सी इथिकल, डी एजुकेशनल। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है ना वो है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक बी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। और पीईएसटी का फुल फॉर्म मैंने यहां नीचे लिख रखा, आप देख सकते हैं। पी का होता है पॉलिटिकल, ई का होता है इकोनॉमिक, एस का होता है सोशल, और टी का होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप ये याद कर लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से, कह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन राजनीति निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अवसरों और चुनौतियों खतरों को पहचान करने के लिए प्रासंगिक वातावरण की निगरानी करता है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पूर्वानुमान, बी मूल्यांकन, सी अवलोकन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका सही ऑप्शन है वह है सी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे अपनी स्वयं की शक्ति से उद्योग की लागत संरचना को प्रभावित करते हैं। अपनी स्वयं की शक्ति से उद्योग की लागत संरचना को प्रभावित करते हैं तो कौन भाई? तो ए बिचौलियों, बी आपूर्तिकर्ताओं, सी उपभोक्ता, डी सरकार। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी आपूर्तिकर्ताएं। तो यानी सप्लायर जो है अपनी स्वयं की शक्ति से उद्योग की लागत संरचना को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है बाजार की मूल्य संवेदनशीलता सूक्ष्म वातावरण के किस तत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है? तो ए आपूर्तिकर्ताओं, बी बाजार, सी बिचौलियों, डी ग्राहक। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी ग्राहक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से, कह रहा है विपणन पर्यावरण के केंद्रीय स्थिति पर कौन कब्जा करता है? तो ए है उपभोक्ता, बी ग्राहक, सी संस्था, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए। ठीक है, ए उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है संगठन और पर्यावरण के बीच के संबंध को वर्णित किया जा सकता है। ए जानकारी के लेन देन से, बी साधन के लेन देन से, सी शक्ति और प्रभाव के लेन देन से, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है यहां पर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? तो ए बाजार और व्यापार चक्र, बी उपभोक्ता खरीद प्रतिरूप, सी उपभोक्ता खर्च की ताकत, डी ब्याज और विनिमय दर। तो आपका जो सही ऑप्शन है इसमें वह है आपका सी उपभोक्ता खर्च की ताकत। आर्थिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, वह है उपभोक्ता खर्च की ताकत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 से, कह रहा है मानव जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है कौन सा पर्यावरण भाई? तो ए राजनैतिक पर्यावरण, बी है जनसांख्यिकीय पर्यावरण, सी वैश्विक, डी आर्थिक। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी जनसांख्यिकीय पर्यावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों में बदलाव का व्यापार और उद्योग पर असर है? निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों में बदलाव का व्यापार और उद्योग पर असर है? तो ए है बढ़ती प्रतियोगिता, बी बदलाव की आवश्यकता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बदलाव की आवश्यकता, सी ग्राहकों की मांग, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए बढ़ती प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, उदारीकरण का मतलब है ए नियोजित विनिवेश नीति, बी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में एकीकृत, सी लाइसेंस की समाप्ति और सरकारी नियंत्रण की कमी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सी लाइसेंस की समाप्ति और सरकारी नियंत्रण की कमी। ठीक है, ये होता है उदारीकरण का मतलब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम हैं? ए आर्थिक और सामाजिक, बी प्रौद्योगिकी और आर्थिक, सी वैधानिक और सामाजिक, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार और उद्योग पर सरकारी नीतिगत परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है? तो ए बढ़ती प्रतियोगिता में बढ़ोतरी, बी ज्यादा बाजार में मांग वाले ग्राहक, सी ग्राहक बाजार केंद्रित, डी कृषि मूल्य में बदलाव। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी कृषि मूल्य में बदलाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि व्यापार एवं उद्योग पर लगाए गए नियंत्रण और प्रतिबंध में ढील का अर्थ है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी भूमंडलीकरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए उदारीकरण।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।